नमस्कार आप सभी का। मैं पूनम एक कहानी रोज लेकर आती हूँ। आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला कहानी का दूसरा भाग। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तहवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देरी है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही है। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जवान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट है, नाश्ते की तस्तरियां, थाल, लोटे, ग्लास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। यहाँ जहाँ एक आदमी को जाना होता 5 दौड़ते, काम कम होता, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बातों पर घंटों तर्क वितर्क होता और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें से तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारा नाक ही सर गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाए और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बरे दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज का एक पाई नहीं लेते, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न उठा रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रश्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसके अपने घर सूखी रोटियों को मसयक नहीं, वह भी बारात जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके शेर का, जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है। कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसे ऐसे हजारों शिकायतें होती रहती। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिले तो कोई और ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी ही शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। यह कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेन ऐसी भेजी है कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरे ही विचार में छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता।
इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखें देखे देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लो कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरे ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए। मानो मैं घर की लौंडी हूँ, मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लूटे कोई जवान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चे ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्री भी होंगी जो मर्दे की जूतियां सहा करती है। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे ज्यों भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखें से देखूंगी न पीरा होगी। आंखें फूटी पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेज निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अभी नरम पर जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरखा दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति के लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा परूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणी के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरों से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई तो देखा चंद्र भानु सोया है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खरे बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली गई थी, मुझे अकेले डर लगता था। तुम क्यों तली गई थी अम्मा? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह में सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिपल्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप में मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सज्जल हो गई।
उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम सुनती ना थी। बताओ अब तो कभी न जाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जानूंगी। यह कहकर कल्याणी ने सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंका होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित गदगद हो उठता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन पराया काल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौरी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली, कटी, खोटी, खड़ी, खुड़की, झिड़की, सब कुछ तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलते थे। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेले यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही जाती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिनों से देख रहा हूं, ऐसे ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा। अभी सब आवा भगत करते हैं। जब जाकर सिर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आएगी। वाह रे घमंड, सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा। सारी सेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इसका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगते हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया। या समझती है यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है। पर यहाँ संसार में चिमटने वाले जीव नहीं। जहन्नुम में जाए यह घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नर्क? आदमी बाहर से थका मादा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरे मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा इसका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो तुम भी याद करोगी, किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाले, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उसके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता है कि सारी लीलाएं विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी आगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता है कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सुवृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थी और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में बने जंतु शिकार की खोज में विचार करते थे और नगरों में नर पिचासा गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे।
उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत ना हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखो देवी जी क्या करती है। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझते कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि उसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उससे प्रकाश से उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता है। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छट्टा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उसे मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवास साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इससे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो, मैं मतई। बाबू साहब ने झपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी के रास्ते चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी सामत तो नहीं आई? मतई, सामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? 1। उदय भानु, तुम हटते हो कि पुलिसमैन को बुलाऊं? 2। हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तूला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप जाकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नारी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया है। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने का बटन निकाल लिया, अंगुली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया दिखाई कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? क्या वह उस दीप की भांति ही छंग भंगूर नहीं है जो हवा के एक झोंके में बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नस्पर्धा पर हम अभिलाषाओं की कितने विशाल भवन बनाते, नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। क्रमशः आगे की कहानी अगले भाग में। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।